बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। एनिहाइलेशन ऑफ मैटर, दिस इज़ द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। कि जिस तरह पेयर प्रोडक्शन में, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि पेयर प्रोडक्शन में आपने क्या क्या हुआ था कि फोटोन यानी गैमा रे फोटोन, हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन was disintegrated into two electrons एंड पॉजिट्रॉन पेयर, यानी एक दो पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, उसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ द सेम मैस एंड सेम चार्ज, बट इस चार्ज इज़ ऑफ ऑपोजिट नेचर, दैट इज़ ऑफ पॉजिटिव, यानी दैट इज़ पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और आफ्टर यानी जनरेशन, यानी जब वो क्या नाम है क्या फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हुआ था, तो उस वक़्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया था उसने, तो प्रोटॉन जो है वो उसके क्या नाम है पॉजिट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया था। तो ये पढ़ा था हमने। और इसमें है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड करता है, लॉ ऑफ उसमें पेयर प्रोडक्शन में इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। यानी तो ये भी पढ़ा था कि ये प्रोसेस जो है ना वो इट एग्जिस्ट, यानी इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ यानी क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी किसी न्यूक्लियस के करीब ये प्रोसेस होता है, यानी पेयर प्रोडक्शन का। उसके बाद इसका कन्वर्स प्रोसेस है, क्या नाम है एनिहाइलेशन ऑफ मैटर। एनिहाइलेशन ऑफ मैटर इज में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, तो टू गैमा रे फोटॉन्स आर जनरेटेड, यानी वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी एनिहाइलेट हो जाते हैं। एनिहाइलेट हो जाते हैं मीन के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी व्हेन अ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर दे एनिहाइलेट ईच अदर और डिस्ट्रॉय ईच अदर। और क्या होता है इसके साथ? जनरेशन ऑफ टू गैमा रेज, यानी दो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, गैमा रे फोटॉन्स। यानी फोटॉन को हम उसके लिए सिंबल ये यूज़ करते हैं ना, ये वाला। तो दो गैमा रे फोटॉन्स जनरेट होंगे विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे व्हेन एनहाइलेशन ऑफ मैटर टेक प्लेसेस। यानी ये क्या है? पेयर प्रोडक्शन का कन्वर्स है, रिवर्स ऑपोजिट, यानी इसके इन्वर्स प्रोसेस है। तो इट इज़ द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। In this process, when an electron and positron come close to each other, they annihilate or destroy each other. And as a result of annihilation, ये क्या होता है कि टू गैमा रे फोटॉन्स आर जनरेटेड, कि दो गैमा रे फोटॉन्स जनरेट होते हैं विच ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें देखें, इसमें भी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 0.5 रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं कर रहा होता रेस्ट, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या कहलाती है? 0.5 यानी रेस्ट मास एनर्जी। तो दैट इज़ वो हमने अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट की थी, m0 c² के इक्वल होती है। ये है आइंस्टाइन्स का मैस एनर्जी रिलेशनशिप। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू पुट की थी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की थी, तो हमारे पास ये आ गई थी इट वॉज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके इक्वल थी। जबकि ये जो थी यानी
ये हर पार्टिकल की यानी इतनी ही एनर्जी जो है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, इतनी ही पॉजिट्रॉन की है। यानी इसमें टोटल ये हम देखते हैं कि बिफोर एनिहिलेशन क्या होता है कि एनर्जी वाज किसकी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन की मिला के 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन नहीं 0 नहीं सॉरी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये हमने यानी ये इसको और 0.51 को और 0 पॉइंट फिर अगेन ये पॉजिट्रॉन की एनर्जी वो भी 0.51 है, उन दोनों को ऐड किया तो इतना आया। क्योंकि पॉजिट्रॉन का मैस भी इलेक्ट्रॉन के जितना है, इसका चार्ज की मैग्नीट्यूड भी उतनी है इसकी, यानी ये जो, तो इसलिए इसकी भी रेस्ट मास एनर्जी उतनी ही होगी। तो अब आफ्टर कोलिजन आफ्टर यानी एनिहिलेशन क्या होता है कि जब ये चेंज हो जाते हैं उसमें गैमा रे फोटॉन्स में, तो गैमा रे फोटॉन्स जो एमिटेड गैमा रेज है ना इस वक्त जनरेट हो रही गैमा रेज, उनका उनकी एनर्जी भी 0. यानी हर एक की एनर्जी, हर गैमा रे की एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह दो गैमा रे फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं तो दोनों की एनर्जी जो है मिला के कितनी हुई 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी दिस वाज ये जो था ना कि यानी ये जो इसके बाद गैमा रेज जनरेट हुई थी तो वो यानी उनकी एनर्जी इतनी थी, यानी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी हर एक की, तो इतनी हुई। और द क्या नाम है द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज प्रिडिक्टेड बाय डायरैक इन 1928। यानी डायरैक एक साइंटिस्ट था, उसने प्रिडिक्ट किया था यानी प्रपोज किया था कि ये ना इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल, यानी ये जो है ना ज़ीरो ये क्या नाम है ये ई पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है, यानी ये मौजूद है कहीं। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन कॉस्मिक रेडिएशन इन 1932 बाय कैरी एंडरसन। यानी कैरी एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया 1932 में कॉस्मिक रेज की, कॉस्मिक रेडिएशन की जो है ना इन्वेंशन के वक्त उसने इसको। तो इट ग्रेजुअली बिकम क्लियर दैट every particle has a corresponding antiparticle with the same mass and charge, कि हर पार्टिकल का कोई एंटी पार्टिकल होता है जिसका मैस और चार्ज उसके उसी पार्टिकल के बराबर होता है। बट चार्ज पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल के लिए कि वो उनका उसका साइन चार्ज का ऑपोजिट होगा, यानी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, इस तरह और चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके एंटी पार्टिकल्स के उनके साइन जो है ना उसके ऑपोजिट होते हैं। तो अ पार्टिकल एंड द एंटी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस। यानी एक अगर कोई पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल एक ही जगह पे नहीं पाए जाते, यानी एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये भी बाद में फर्दर डिस्कवर हुआ ना। तो दैट इज द पार्टिकल डिसअपियर्स, देयर कंबाइंड रेस्ट एनर्जीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इकट्ठे होंगे तो वो पार्टिकल्स दोनों पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाएंगे और उनकी एनर्जी जो है ना रेस्ट मास एनर्जी जो है ना उन दोनों पार्टिकल्स की या उनकी काइनेटिक एनर्जी जिससे वो मूव करके एक दूसरे के करीब आए थे वो किस में वो दोनों मिला के यानी उनकी एनर्जीज जो है ना वो चेंज हो जाएंगी गैमा रेज में, यानी रेडिएशंस में चेंज हो जाती हैं, तो यानी किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाएंगी। तो प्रोटॉन एंड एंटी एंटी प्रोटॉन, यानी जिस तरह प्रोटॉन है तो उसका भी चार्ज पार्टिकल है ना प्रोटॉन, तो उसका भी एक एंटी पार्टिकल होता है, तो उसको एंटी प्रोटॉन बोलते हैं। वो भी एनिहले उनके उनमें भी एनिहलेशन होती हैज़, यानी अब ये भी किसने ऑब्जर्व किया था, लॉरेंस बर्कले ने ऑब्जर्व किया था। उसने लॉरेंस बर्कले लेबॉर्ट्री थी उसमें डिस्कवर हुआ कि ये प्रोटॉन और उसका एंटी पार्टिकल जो होता है ना वो भी एनिहाइलेट करते हैं, यानी वो भी मिल जाते हैं, यानी एक दूसरे को जब इकट्ठे होते हैं तो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी उनकी जगह रेडिएशंस जो है ना वो
निकलती हैं, यानी वो किसी और पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। जिस तरह गैमा, अब ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके जो है ना फिर एनिहिलाइट हुए, तो उसने उन्होंने क्या किया, क्या यानी किस्म के उनकी एनर्जी किस में चेंज हुई, उनकी रेस्ट मास एनर्जी फोटोन की एनर्जी में। फोटोन अदर पार्टिकल्स हैं तो उनकी एनर्जी में चेंज हो गई। तो अब इसमें क्या है, पेयर प्रोडक्शन में था, वाज इट वाज मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी गैमा रेज फोटॉन्स एक्स यानी जो थे वो चेंज हो गए थे किस में, मटेरियल पार्टिकल्स में, प्रोटॉन और सॉरी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इसी तरह इसमें ये जो है इस ये कन्वर्स है उसका, इसमें जो है ना दोनों पार्टिकल्स यानी मैस जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी दिस इज़, यानी इसमें मटेरियल पार्टिकल्स जो है ना वो एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। वो था मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी मटेरियलाइज होगी, यानी मटेरियल पार्टिकल्स जनरेट हुए। इसमें मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी ये तो गैमा रेज तो एनर्जी के पैकेट्स हैं ना। तो नेक्स्ट हमारा हमने आज टॉपिक करना था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के, जिस तरह जो हैं पार्टिकल्स जो हैं वो समटाइम्स वेव लाइक बिहेवियर, यानी वो कहते हैं कि वेव्स जो हैं वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं। ये जो फिनोमिनन्स ऑफ इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन वगैरह के फिनोमिनन्स थे ना, उनमें वो लाइट की यानी रेडिएशंस की वेव नेचर को शो करते हैं। तो अब ये जो था पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो है ना वो उसकी रेडिएशन की, यानी कॉम्पटन इफेक्ट और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये उसकी वेव नेचर को शो, सॉरी पार्टिकल नेचर को शो करते हैं लाइट की या रेडिएशंस की, कि रेडिएशन समटाइम्स यानी वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करती हैं और समटाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। वेव नेचर ऑफ, अब हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि जिस तरह वेव्स पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, इसी तरह पार्टिकल्स भी बास टाइम वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो देखते हैं किस तरह से। तो ये कहलाता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट हाई डिस्प्ले यानी लाइट डिस्प्लेस आर ड्यूअल नेचर, यानी ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइट जो है वो डिस्प्ले ड्यूअल नेचर शो करती है। इट एक्ट एज अ वेव एंड इट एक्ट एज अ पार्टिकल, यानी ये वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी। अज्यूमिंग symmetry यानी in nature, the French physicist Louis de Broglie proposed that particles should also possess wave-like behavior properties, कि जिस तरह वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, तो लुइस डी ब्रॉगले ने कहा कि पार्टिकल्स को भी वेव लाइक बिहेव करना चाहिए, यानी दे शुड ऑल्सो शो वेव लाइक बिहेवियर। तो इसके लिए उसने एज मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय, यानी फोटॉन का मोमेंटम उसने जो हमने पहले भी निकाला था, फोटॉन का मोमेंटम, किसी भी फोटॉन का मोमेंटम उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू, ये पीछे एक टॉपिक में निकाला था, एच ओवर लेमडा के इक्वल होता है। वो इससे निकाला था कि प्लैंक्स का यानी प्लैंक्स अजम्पशन से कि ई इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके इक्वल होती है, एच एफ के इक्वल होती है। ये वाली यूज़ की थी, और आइंस्टाइन अजम्पशन के मैस एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन का, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये यूज़ किया था हमने। तो इससे हमने ये इन दोनों को यूज़ करके तो ये डिराइव किया था, कर लेते हैं ये, ताकि आपको याद रहे कि दोनों चूँकि एनर्जीज होती हैं तो फोटॉन की एनर्जी विल बी इक्वल टू द, कि अगर किसी मटेरियल पार्टिकल की एनर्जी भी जो है ना वो एम सी स्क्वायर यानी विल बी इक्वल टू एच एफ, इसके इक्वल होती है। और ये था एम सी को लिखा था सी इंटू सी, शायद आपको याद होगा, इट इज़ इक्वल टू एच इंटू एफ। और एम सी क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, यानी पी। तो दिस विल बी इक्वल टू एम सी पी के इक्वल है, तो सी जो है ना इधर नीचे चलेगा जाएगा, तो ये आ जाएगा एच एफ ओवर सी। तो इसी तरह सी जो होता है वो एफ लेमडा के इक्वल होता है। ये ऊपर एच एफ है, नीचे सी की वैल्यू लगाएं, बिकॉज सी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, यानी वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी उसके इक्वल है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाएं, तो ये आ जाएगा
एफ लेमडा, तो ये आ जाती है, ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास फोटोन का मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता है। तो डी ब्रॉगले ने सजेस्ट किया कि दैट मोमेंटम ऑफ अ मेटल मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह ये कोई और मटेरियल पार्टिकल है जिसका मैस m के इक्वल हो, कि अगर किसी पार्टिकल का मैस जो है वो m के इक्वल है, वो मूविंग विद वेलोसिटी v और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मटेरियल पार्टिकल का m इंटू वी। तो मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल विल बी, यानी उसका p किसके इक्वल होगा, एम वी के इक्वल। तो उसने कहा कि ये अगर ये भी पार्टिकल भी वेव लाइक बिहेवियर शो करते हों अगर, तो इनका मोमेंटम भी इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी ये एच ओवर लेमडा के इक्वल होगा, यानी एम इंटू वी जो है इट विल बी इक्वल टू एच ओवर लेमडा। इफ पार्टिकल शोज वेव लाइक बिहेवियर देन देयर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, यानी उसके मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, जो कि फोटोन जो है ना वो वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि वो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स है, तो उनकी ये जो है वो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन्स में ये प्रूव करते हैं कि फोटॉन्स यानी लाइट जो विच कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स बिहेव लाइक वेव्स, वो वेव की तरह, और उनकी प्रॉपर वेवलेंथ होती है लैम्डा के इक्वल उन वेव्स की। तो वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, यानी अगर लैम्डा वो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन जो है दैट इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा के, तो इस रिलेशन से हम निकालते हैं, क्योंकि ये भी मोमेंटम है, ये भी मटेरियल पार्टिकल का मोमेंटम कुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ कुड बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला। तो दोनों, चूँकि ये हम फिर लिख सकते हैं कि एम इंटू वी, ये वाली इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो एम वी शुड बी इक्वल टू एच ओवर लेमडा। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी। तो दिस इज कॉल्ड, ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल है, कि यानी ये वेवलेंथ जो है ना दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ यानी डी ब्रॉय भी बोलते हैं, डी ब्रॉगले भी बोल लेते हैं इसको, साइंटिस्ट का नेम है ना, कुछ लोग डी ब्रॉय बोलते हैं, कुछ लोग डी ब्रॉगले बोलते हैं। तो डी ब्रॉय ने यानी फाइंड आउट किया कि लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड विद आ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल जिसका कुछ मैस हो, उसकी उसकी यानी वेवलेंथ जो है ना वो किसके इक्वल होती है, एच ओवर एम वी के इक्वल होती है। तो सपोज अब आप देखें कि कोई भी पे लेमडा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल वेव्स, यानी जो पार्टिकल वेव लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ है लेमडा जो है। तो हेंस एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ वेव, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस एम है, तो वो पार्टिकल ये भी कंसिडर किया जा सकता है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करे, और ये भी हो सकता है कि वो वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या कहलाती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ रेडी इक्वेशन, इसको डी ब्रॉय वेव रिलेशन भी बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस लार्ज है, यानी लार्जर मैस है, एम जो है उसका वो बड़ा है, तो सिंस तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर एम यानी पार्टिकल हैविंग लार्जर मैस, यानी उसका एम की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, अगर कोई हम बड़ा पार्टिकल ले लेते हैं ना, ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकल आई ना, अगर कोई पार्टिकल है उसका मैस ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ यानी उसकी वेवलेंथ जो है ना वो बहुत कम आएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि एज को प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। जब मैस बढ़ जाएगा तो उसको हम एक बड़ी क्वांटिटी से, इट मीन्स कि हम उसको बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला टोटल आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो फॉर लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एम, एम की बड़ी वैल्यूज़ के लिए यानी हैवी पार्टिकल्स के लिए ये इक्वेशन जो है ना वो होल्ड नहीं करती, क्योंकि यानी हैवी पार्टिकल्स के लिए ये जो है ना लैम्डा विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, यानी वो वेवलेंथ इतनी स्मॉल हो जाएगी कि वो विजिबल यानी वो उसमें यानी इट कैन नॉट बी फाइंड आउट, यानी उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकेगा, उसको उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता उस केस में। तो इसमें भी लिखा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड, के आम स्पीड के साथ मूव करता हुआ, ज़ाहिर है हैवी पार्टिकल की स्पीड भी ऑर्डिनरी होगी, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो मूव नहीं कर सकेगा। तो फॉर एन  ऑफ लार्जर मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड हैज़ अ
it will have a wavelength, smaller wavelength, that is that its wave effects such as interference यानी एंड डायफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, यानी उसकी वेव, उस वेव की वजह से, जो उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से जो जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के फिनोमिनन्स होंगे ना, वो अकर होंगे, वो नेग्लिजिबल होंगे, यानी वो उनको स्टडी नहीं किया जा सकेगा, उनको देखा नहीं जा सकेगा, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक राइफल का बुलेट है जिसका 20 ग्राम जिसका मैस है, अ बुलेट ऑफ राइफल हैविंग 20 ग्राम मैस, उसका मैस की वैल्यू 20 ग्राम है, एंड फ्लाइंग विद स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड के साथ वो मूव कर रहा है। बुलेट जो है उसकी स्पीड जो है वी दैट इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ वो मूव कर रहा है, तो उसका लेमडा उसके लिए कितनी निकलेगी, उसके लिए वेवलेंथ जो है इट इज़ फाइंड आउट बाय दिस रिलेशन एच ओवर एम वी। तो इसमें एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाएं 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और नीचे एम की 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, ये 20 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतने के जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये स्पीड इसकी कितनी थी 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड इतनी है। तो ये इसके लिए जो इस वेवलेंथ है वो कितनी निकलती है, ये इसको सॉल्व करें तो ये निकलती है 1 × 10⁻⁻34। ये सॉल्व करेंगे इनको तो ये निकल आता है 2000, नहीं सॉरी, ये ऊपर जाके ये निकलता है 0.002, और इसको 330 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे यानी 663 को इससे डिवाइड करें तो ये आ जाता है, ये लेमडा निकलती है इसके लिए 1 × 10⁻³ मीटर, -34 मीटर, यानी तो विच इज़ वेरी स्मॉल, यानी ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। तो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट it is not measurable for or detectable by any of its effect, यानी इसके किसी भी इफेक्ट में ये वेवलेंथ जो है ना वो measurable नहीं होगी, इसको हम measure नहीं कर सकेंगे। ऑन द अदर हैंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई सपोज कोई दूसरा कोई इसी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसका मैस है यानी इलेक्ट्रॉन का मैस तो आपको पता है ना 9.1 × 10⁻31 kg होता है, यानी वेरी स्मॉल। तो अगर कोई बहुत कम मैस वाला पार्टिकल यानी सपोज इलेक्ट्रॉन ही हो, तो वो इट मूव्स विद द, अगर वो मूव करे विद द स्पीड 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, तो देन उसका उसके लिए लेमडा जो है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा जो है हम फाइंड आउट करते हैं, लेमडा फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो कि जिसकी वेलोसिटी जो है 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी हाई वेलोसिटी है, ये इसके साथ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे यानी लेमडा फाइंड आउट करेंगे। तो मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है 9.1 × 10⁻31 kg इतना, और स्पीड इसकी हमने कहा वो है कि 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट जब करें तो ये आ जाती है तकरीबन, यानी दिस विल बिकम इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करें 31 तो ऊपर जाके ये 10 पर रह जाएगा -3, ये ऊपर जाके -31 ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और ये सारा सॉल्व करें तो ये निकल आते हैं 7 × 10⁻10 मीटर, यानी ये देखें ये स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस, ये तो बहुत सॉरी दिस 1 × 10⁻34 मीटर जो है ना ये वेरी स्मॉल है, यानी एज़ कम्पेयर टू दिस ये उसकी निस्बत ज़्यादा है, यानी ये इस वेवलेंथ यानी जो हमने मटेरियल किसी भी ज़्यादा मैस वाले पार्टिकल बुलेट की के लिए निकाला था वेवलेंथ वो ये थी। तो इसकी वैल्यू जबकि ये 7 × 10⁻10 मीटर ये इसकी निस्बत ज़्यादा है।
यानी तो दिस इज़ इन, यानी ये जो है ना दिस वेवलेंथ इज़, ये जो इलेक्ट्रॉन की निकली है इज़ इन द एक्सरे रीजन, एक्सरेज की रीजन में है कि यानी आप देखें ना कि वेवलेंथ जैसे वो हम स्पेक्ट्रम पढ़े ना उसका, लाइट स्पेक्ट्रम जो है उसमें कि शुरू में ये जो है अल्ट्रावायलेट जो है उनकी वेव लेंथ कम होती है, फिर जैसे जैसे कलर्स आगे जाते जाएँ उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो उसके बाद रेड के बाद इंफ्रारेड आती हैं, तो जैसे उनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से तो अब उसके बाद आ जाती है यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिन रेज़ की वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह उसके बाद गैमा एक्स रेज़ आती हैं, एक्स रेज़ के बाद जो है ना वो यानी गैमा रेज़ आती हैं उनकी, यानी गैमा रेज़ की वेवलेंथ जो है वो कम कम है एक्स रेज़ के मुकाबले में भी, एक्स रेज़ से भी कम है, यानी हाँ जी, तो वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी उनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स-रेज़। तो इसमें हम बात हो रही है वेवलेंथ की, तो ये जो वेवलेंथ थी ना ये इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द वेवलेंथ ऑफ जो एक्स-रेज़ की वेवलेंथ की रेंज थी ना उसके अंदर आती है ये, कि एक्स-रेज़ की वेवलेंथ जो है ना इस ऑर्डर की है 10⁻⁻10 मीटर की। तो ये इट इज़ इन अकॉर्डेंस, यानी इलेक्ट्रॉन की जो जब वो इस स्पीड के साथ मूव किया तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड थी, यानी उसके लिए जो वेवलेंथ निकली इट वाज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस रिलेशन, उस रिलेशन या उस फार्मूला उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ निकली इट वाज इक्वल टू 7 × 10⁻⁻10 मीटर, एंड दिस वेवलेंथ इज इन द एक्स रेज रेंज, यानी एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज में आई। तो इट मीन्स कि एक्स रेज क्या है, रेडिएशन, वो तो वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, तो इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मटेरियल पार्टिकल दिस कैन बिहेव लाइक अ वेव, ये भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। द डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स आर मैयर, यानी इसके बाद उसके कि यानी कि ये फिर ज़ाहिर है ये डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन भी एक ही फिनोमेनन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ना उसने डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट से उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी कि ये जो थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट हुई है, वो एक्सपेरिमेंटली भी अगर वो उनका वो डायफ्रैक्ट करें, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्रैक्शन करें निकल के क्रिस्टल पर उनको फॉल करवाया जाए, तो उससे जो उस वक़्त उनकी जो वेवलेंथ वो आगे एक डिटेक्टर होता है वो उनका, यानी वो इसका अलग से प्रोसेस है, मेरे ख्याल में हम कर ही लेते हैं ये, ताकि ये इसके लिए बेटा ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है अरेंजमेंट, हम इससे मैं आपको कोशिश करती हूँ, ये ना इससे हम करते हैं बुक, या मैं इधर से शेयर कर लेती हूँ, बुक से ही कर लेते हैं, इसमें इतना नहीं। तो तो डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यानी ये इसकी वेव नेचर को, पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव किया था, यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। तो उसके लिए जे जे यानी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज़ की। दे शोड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम मेटल क्रिस्टल इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज एक्स रेज और एनी अदर वेव्स, कि जिस तरह जो एक्स रेज किसी मेटल की सरफेस पे फॉल करें तो जिस तरह वो डायफ्रैक्ट होती हैं उससे, यानी उससे टकरा के जिस तरह वो डायफ्रैक्ट होती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर इंसिडेंट करवाया जाए मेटल की सरफेस पे, यानी ये निकल, उन्होंने एक निकल क्रिस्टल यूज़ किया, वो मेटल था, एक्सरे सोर्स था, इलेक्ट्रॉन गन थी उसमें से, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स यानी इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसमें हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन गन में। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल।
तो यहाँ से उन्होंने उनका यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डायफ्रैक्ट हुए, तो फॉल किया आगे एक डिटेक्टर पे फॉल हुए किए, तो डिटेक्टर से उनका एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन जो है ना इट वाज मैयर्ड, यानी फाई मैयर किया गया फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाई मैयर किया गया ये एंगल। तो मेटल क्रिस्टल इन द एग्जैक्टली यानी उसके बाद इन विच यानी द ये अपरेटस यूज्ड बाय दैम, यानी उन साइंटिस्ट ने जो अपरेटस यूज़ किया वो इस फिगर में शो किया हुआ है, जिसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, ये निकल क्रिस्टल है। इससे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो निकल क्रिस्टल पे फॉल किए और उसके बाद डिटेक्टर ने उनको यानी उससे रिफ्लेक्ट होने वाले यानी रिफ्लेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, रिफ्लेक्ट होना कि उनका पाथ चेंज हो गया इससे टकरा के निकल क्रिस्टल से, तो जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हुए इट वाज नोटेड बाय डिटेक्टर। आगे डिटेक्टर फाइल पड़ा हुआ था, उसने उनका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन नोट किया। तो इन विच यानी द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी इज मेड इंसिडेंट ऑन अ निकल क्रिस्टल, यानी एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करवाया गया। द बीम डिफ्रैक्टेड बाय यानी द क्रिस्टल सरफेस एंटर्स आर डिटेक्टर, यानी क्रिस्टल की सरफेस से बीम डिफ्रैक्ट हुई तो इट एंटर्ड आर डिटेक्टर, वो एंटर में यानी डिटेक्टर में एंटर हुई, एंड इज रिकॉर्डेड एज द करंट, यानी ठहरें ये तो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट इज अट्रैक्ट एक्सेलरेटेड यानी जब इलेक्ट्रॉन गन में उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं। तो वो कहता है कि द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ एक्सेलरेटेड, जब इसको एक्सेलरेट किया गया तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आया, यानी काइनेटिक एनर्जी उसने अचीव की हाफ एम वी स्केयर की इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू वी इंटू ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे वो जो इन्हें यहाँ प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। तो इतने पोटेंशियल, अगर वी पोटेंशियल से ये एक्सेलरेट किया जाए इनको इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस वक्त जो एनर्जी गेन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू ई। तो उस वक्त वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू ई। हम ये निकाल लेते हैं ऐसे इसमें। तो ये आपने मेरे ख्याल में ये एक्सपेरिमेंट का ये वाला तो आपको नज़र आ गया होगा ना, ये चीज़ इसमें ये बताना था कि ये है। तो उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर गन में जो है इलेक्ट्रॉन गन में जो इलेक्ट्रॉन्स को जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है हीटेड फिलामेंट ने, ये जो देखे ना उनसे इलेक्ट्रॉन्स उससे इमिट हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया राइट वी के इक्वल, तो इससे वो एक्सेलरेट हुए और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने के बाद वो मूव किए निकल क्रिस्टल की तरफ। ये था निकल क्रिस्टल, इसके इंसिडेंट हुए, तो इससे वो क्या हुआ, स्कैटर हो गया इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना इधर स्कैटर होगी। तो उसके बाद डिटेक्टर ने इन द फॉर्म ऑफ करंट उसको डिटेक्ट किया, यानी डिटेक्ट किया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की ने जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन की हाफ एम वी स्केयर, काइनेटिक एनर्जी के लिए यही फार्मूला ना कि अगर वी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनका मैस एम के इक्वल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्केयर के इक्वल होगी। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू वी इंटू ई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेट हुए इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए तो उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो ई के इक्वल है, तो उनका जो यानी एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू वी इंटू ई। तो इस फार्मूला से हम निकाल लेते हैं एम वी स्केयर किसके इक्वल आता है, दिस इज़ इक्वल टू टू वी इंटू ई, इसके इक्वल। इसके बाद हम निकालेंगे इसका, इसको वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी से दोनों साइड्स पे, सॉरी एम से दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा एम स्केयर वी स्केयर, यानी इस साइड पे एम से मल्टीप्लाई करें तो एम स्केयर वी स्केयर आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा टू एम वी ई, वी इंटू ई, इसके इक्वल आ जाएगा। अब एम वी निकालना है हमने, मोमेंटम ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, एम वी एम स्केयर वी स्केयर इसके बराबर है, एम वी किसके इक्वल होगा, टू एम वी इंटू ई
अंडर रूट स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा इस तरह से इसके इक्वल। तो एम वी क्या है, ये है यानी मोमेंट, यानी ये हमें चाहिए डी ब्रॉय वेवलेंथ में, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, उससे हम इसकी डी ब्रॉयस फार्मूला से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये डी ब्रॉगलिस ने जो प्रपोज किया था कि मटेरियल पार्टिकल की जो है वेवलेंथ इट शुड बी इक्वल टू एच ओवर एम वी के इक्वल, यानी उसने ये वेवलेंथ फाइंड आउट की थी कि इट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला। तो अब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम ये वेवलेंथ इसको फार्मूला को वेरीफाई करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, इसमें एम वी की वैल्यू पुट करें इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो जाएगी एच डी ब्रॉय फार्मूला रिलेशन जो है ना, इसमें एम वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लगा दें तो ये आ जाएगा एच ओवर टू एम, ये कैपिटल वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इंटू अंडर रूट इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू हमने इसमें लगा दी। तो लैम्डा वाज इक्वल टू दिस, यानी लैम्डा ये अब ये यानी उसको डिब्रॉयर रिलेशन को यूज़ करते हुए डेविसन एंड जर्मर ने थ्योरेटिकली जो इसके लिए वेवलेंथ के लिए, यानी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ना वो अगर वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों और उनको ये जो फार्मूला यानी पोटेंशियल डिफरेंस वी कैपिटल वी के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो उस वक्त उनकी मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ना इट शुड बी इक्वल टू एच ओवर टू एम कैपिटल वी इंटू ई, इसके इक्वल होनी चाहिए। सही बताया। तो दिस in one of the experiments the accelerating voltage V was अगर 54, यानी ये डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें से किसी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वेवलेंथ यानी एक्सेलरेट करने को, यानी इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया गया, यानी 54 वोल्ट्स का, यानी ये कैपिटल वी जो है ना इट वाज इक्वल टू 54 वोल्ट, ये इतने वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया गया। तो हेंस उससे हमने लैम्डा निकाल ली, लैम्डा यानी वेवलेंथ कि इतने पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किसके इक्वल आती है, दैट वाज इक्वल टू एच ओवर टू, इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करें 9 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के जी, और उसके बाद पोटेंशियल की जगह पे ये मैस की जगह पे ये मैस क्या लगाया, पोटेंशियल की जगह पे अपने चूँकि 54 वोल्ट्स यूज़ किए गए हैं वो लगाएंगे उसकी वैल्यू 54 वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसकी वैल्यू लगाएं, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -19 कूलम, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये सारे को सॉल्व करें, इसका अंडर रूट भी लेना है ना। तो जो लैम्डा जो फाइंड आउट की गई थी इट वाज इक्वल टू, लैम्डा वाज इक्वल टू, यानी इस फार्मूला से अगर लैम्डा निकालें ना तो थ्योरेटिकल यानी तो ये आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यानी अगर हम इस वाले रिलेशन को सॉल्व करें इस वाले फार्मूला से, एच की वैल्यू भी पुट करनी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ये यूज़ करें, यानी ये सारी क्वांटिटीज़ को सॉल्व करके इसका अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें और फिर 6.63 को इंटू 10⁻⁻34 को स्क्वायर रूट से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 1.66 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यानी वेवलेंथ इसके इक्वल आ जाती है। तो ये यानी ये वेवलेंथ है कि अगर उसने देखा कि ये थ्योरेटिकली उसने निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट के पोटेंशियल से जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट किया जाए तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ पोजेस करता है, यानी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस रिलेशन, ये कि वो थ्योरेटिकली वो वेवलेंथ किसके इक्वल आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी इसके इक्वल आती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या था, पार्टिकल है, तो वो 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको एक्सेलरेट किया गया तो ये वाली वेवलेंथ आ गई उसकी 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये वेवलेंथ जो है ना वो
एक्सपेरिमेंटली जब यानी इस एक्सपेरिमेंट में जब उसने इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न मैयर फाइंड आउट यानी इसकी डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन की ये वाली बीम जिसकी वेवलेंथ इतनी थी, इट वाज इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल और इससे डायफ्रैक्ट होके उसका डायफ्रैक्शन एंगल जब फाई के इक्वल आया तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हमने ये इक्वेशन होती है ना हमारे पास, यहाँ से भी हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। यानी एक्सपेरिमेंटली हमने वो एक्सपेरिमेंट तो हमें इसका एंगल बताएगा फाई या थीटा बताएगा, थीटा की वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली यानी उस वक़्त जो 2D साइन थीटा वो था उसका पाथ डिफरेंस, यानी इस वेव का पाथ डिफरेंस, यानी इसका इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो किसके पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, फिर m इज़ द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, यानी डायफ्रैक्शन ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट डायफ्रैक्शन है कि फर्स्ट टाइम डायफ्रैक्ट हुआ फिर नेक्स्ट टाइम डायफ्रैक्ट हो किसी और चीज़ से तो वो हो जाता है सेकंड डायफ्रैक्शन। तो ये m जो है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें पाथ डिफरेंस क्या निकलता है थीटा, यानी उसने फाइंड आउट किया कि थीटा जो है ना इट वाज 65 डिग्री के इक्वल निकला, यानी जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट हुआ दैट एंगल वाज 65 डिग्री, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए कि पहले डायफ्रैक्शन के फर्स्ट टाइम जब इसके साथ निकल क्रिस्टल के साथ टकरा के इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ उसमें उसमें एंटर हुआ डिटेक्टर में, तो उसका एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन जो है ना वो 65 डिग्री था। इसका मतलब ये है इस बात का। तो इसमें ये पुट करें 2 इंटू ये जो है डी जो है ना फॉर निकल, निकल के क्रिस्टल के लिए ना पाथ डिफरेंस डी जो है ना वो पाथ डिफरेंस है। तो निकल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है 0.91 इंटू 10 की पावर -10 मीटर 10 मीटर के इक्वल होती है डी की वैल्यू। और फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मीन के पहला डायफ्रैक्शन m इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन में m इज इक्वल टू 1 होगा, 2d डी जो है वो 0.911 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री, इंटू 65 डिग्री का साइन वो दिस इज इक्वल टू m फर्स्ट है 1 है 1 इंटू लेमडा, यानी इस तरीके से जो लेमडा फाइंड आउट हुआ इट वाज इक्वल टू, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ 65 डिग्री की वैल्यू भी पुट करें तो लेमडा जो निकलता है ना वो निकलता है 1.65 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यानी लेमडा की जो वैल्यू निकलती है वो किसके इक्वल निकलती है 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या कहलाती है, ये वाला फार्मूला ये जो नहीं लेमडा इज इक्वल टू ये 2D साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू m लेमडा, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यानी एक्सपेरिमेंटल यानी इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने वेवलेंथ फाइंड आउट की वो है, यानी डिब्रॉय और वो उसने क्या नाम है डेविसन एंड जर्मर ने जो इस अपना ये इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए जो एंगल डायफ्रैक्शन एंगल फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन का उसको एक यानी 54 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको जो यानी एंगल फाइंड आउट किया दैट वाज इक्वल टू 65 डिग्री, वो 65 डिग्री के इक्वल था। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए ऐसा चूँकि तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए m 1 के इक्वल होता है, डी जो है पाथ डिफरेंस जो है ना वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है, यानी ये निकल था उसने निकल यूज़ किया, निकल के लिए पाथ डिफरेंस जो है ना 0.911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये आप ना फर्स्ट ईयर के चैप्टर लाइट का चैप्टर था ना जो उसमें पढ़ चुके हैं, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 था उसमें पढ़ चुके हैं ये पाथ डिफरेंस और ये वाला फार्मूला जो है। तो ये लेमडा कितनी निकली इसमें एक्सपेरिमेंटल यानी लेमडा कितनी वेवलेंथ कितनी है 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय फार्मूला दैट वेवलेंथ वाज 6.63 इंटू 10⁻- कितनी निकली -10 मीटर, यानी ये
डी ब्रॉगले का फार्मूला यूज़ करते हुए, रिलेशन को यूज़ करते हुए, जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ थी इट वाज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 1.66 इज इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज़ वेरी वेरी क्लोज विद 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यानी ये तकरीबन उसी ऑर्डर की है, जो यानी ये तकरीबन सेम है, इज़ नियरली इक्वल टू, यानी ये बिल्कुल इसके इक्वल है। तो thus experimentally observed wavelength is exactly in agreement with the theoretically predicted wavelength, कि जो डी ब्रॉगले ने प्रिडिक्ट किया था कि उसकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर उसको इतना 50 क्या नाम है, इतना पोटेंशियल नॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, यानी 54 वोल्ट का पोटेंशियल देके उसको एक्सेलरेट किया गया, तो उसकी जो वेवलेंथ थी दैट वाज इक्वल टू, इट वाज फाउंड 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इट इज़ वेरीफाइड बाय द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो उसने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से उसने एंगल फाइंड आउट किया था, और निकल के लिए पाथ डिफरेंस वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करके, तो यानी एंगल जब निकल आया इस एक्सपेरिमेंट से, तो उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंटली यानी उस एंगल की वजह से की वैल्यू को यूज़ करते हुए उसने, और ये पाथ ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन फर्स्ट यूज़ करते हुए उसने ये लैम्डा यानी वेवलेंथ निकाली। तो इट वाज इक्वल टू, ये थी एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। तो इट मीन्स कि डी ब्रॉगलेस वेवलेंथ इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर। यानी डेविसन एंड जर्मर ने उसको यानी इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, यानी इसको। तो दस डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजरेबल, यानी इसमें डायफ्रैक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में चेंज आया, इट वाज यानी उसकी वेवलेंथ जो थी इट वाज मेजरेबल, यानी वो मेजर की जा सकती है, यानी मेजरेबल है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल पार्टिकल है ये वेवलेंथ पोजेस करता है। इट मीन्स कि ये वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है, यानी इसका मतलब यही हुआ। वेरएज जबकि इसकी डायफ्रैक्शन ऑफ बुलेट वगैरह की, जो जिस तरह वो मटेरियल पार्टिकल्स हैवी मैसेज वाले पार्टिकल हैं, वो वेव लाइक बिहेवियर नहीं शो कर सकते, यानी उनकी वेवलेंथ जो है ना वो मेजरेबल नहीं होती। जबकि ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो मेजरेबल है, एंड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द ये जो है इज़ इन द रेंज ऑफ एक्स रेज की वेवलेंथ के रेंज की है, यानी। तो ये चीज़, तो फॉर हिज वर्क ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ये जो है ना प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगले जो है ना रिसीव द नोबेल प्राइज़, उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया इन 1929 में 9 में। तो उसके बाद एक और, तो ये चीज़, यही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है कि मीन कि जब समटाइम्स वेव्स जो हैं वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में ये प्रूव हुआ ना कि फोटॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं दिस शो, यानी वो जो है पार्टिकल नेचर उनकी प्रूव हुई। तो उसके बाद ये कि फोटॉन्स यानी रेडिएशन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में उन्हें प्रूव किया, फिनोमेनन ने प्रूव किया कि रेडिएशन जो है वो वेव लाइक बिहेवियर शो करती हैं, यानी वेवलेंथ उनकी डिस्कवर हुई। तो कि जिस तरह पार्टिकल्स समटाइम्स वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं, इसी तरह वेव्स समटाइम पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं। कुछ फिनोमेनन्स में वेव्स जो हैं वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं, और कुछ में पार्टिकल जो है ना वो वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं। ये भी वेव लाइक बिहेवियर भी, पार्टिकल्स का वेव लाइक बिहेवियर भी प्रूव हो गया। तो ये है कि लाइट की जिस तरह नेचर जो है ना वो ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर हम इसको बोलते हैं कि लाइट जो है ना पोजेस ड्यूअल नेचर, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। इसी तरह ये डी ब्रॉयल ने प्रूव किया कि वेव्स जो हैं वो जो हैं वो क्या नाम है, पार्टिकल्स जो हैं वो वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो नेक्स्ट टाइम ये इसके हम नेक्स्ट अब मज़ीद जो है ना वो फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही इसका